मैंने डिसाइड किया कि यूपीएससी के बारे में पता करते हैं, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था यूपीएससी के बारे में। मुझे बस इतना पता था कि दिल्ली में कोचिंग होती है और इसके आगे मुझे कुछ एक शब्द भी नहीं पता था। इवन व्हेन आई गेव माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई वाज नॉट वेरी क्लियर कि ये यूपीएससी एग्ज़ाम क्या है। मुझे 2 बार असफलता मिली। तरह से वो आई ओपनर ज़्यादा था कि यू जस्ट नीड वन गुड अटेम्प्ट टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। आप एक बेस्ट अटेम्प्ट देंगे और आपका क्लियर हो जाएगा। इस एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एग्ज़ाम एक मेंटल टोल लेता है बहुत ज़्यादा, और आपको कोई सेफ स्पेस चाहिए होता है, आपको एक सिक्योरिटी चाहिए होती है। मैंने अपनी मम्मी के साथ डिसाइड किया कि हम कभी हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार जाएंगे पास में कॉफ़ी पीने। तो मुझे कोल्ड कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है, तो हम लोग एग्जाम हो या जिंदगी की परीक्षा, असफलता होती है तो दुख सबको होता है। ऐसी एक लड़की ने 2 बार यूपीएससी में असफलता झेली, लेकिन उसके बाद जब तीसरी बार निकली तो सीधा 9वीं रैंक से। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अपाला मिश्रा से। अपाला, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ तक पर। सबसे पहला सवाल मेरा यही कि आप डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन हैं, तो ये दांत चमकाते चमकाते यूपीएससी में अपनी किस्मत कैसे चमका ली? जब मैं डेंटिस्ट्री में थी बीडीएस में, तो मुझे बहुत बार ऐसा फील होता था कि वहाँ पे इतने पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता था, तो लाइफ की एक बहुत ब्रॉडर पिक्चर दिखती थी वहाँ पे। एज अ हेल्थ प्रोफेशनल आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो शायद आप बाकी जगह अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। तो तब मेरे मन में थोड़ा थोड़ा यूपीएससी का ख्याल आता था कि ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ पे आप ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ, ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएँ। तो तब हल्का हल्का ख्याल आता था यूपीएससी का। पर चूँकि मेडिसिन की पढ़ाई इतनी ज़्यादा कठिन होती है, तो तब कुछ परस्यू करने का नहीं सोच पाए। बाद में जब बीडीएस ख़त्म हुआ फाइनली, तब मैंने डिसाइड किया कि यूपीएससी के बारे में पता करते हैं, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था यूपीएससी के बारे में। मुझे बस इतना पता था कि दिल्ली में कोचिंग होती है और इसके आगे मुझे कुछ एक शब्द भी नहीं पता था। तो मेरी जर्नी वहीं स्टार्ट हुई कि मैंने पता करना शुरू किया यूपीएससी के बारे में आफ्टर आई ग्रेजुएटेड। तो कैसे यूपीएससी के बारे में जब आपने पता किया, तो किस तरह आपका इंक्लिनेशन जो है वो यूपीएससी की तरफ बढ़ा? यूपीएससी के बारे में जब इंटरनेट पे सर्च करना स्टार्ट किया, दिल्ली में पता करना स्टार्ट किया कोचिंग वगैरह के बारे में, ऐसे ही वीडियोस देखे, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी पोटेंशियल है इसमें, और कहीं ना कहीं आपको ये फील होता है कि दिस माइट बी फॉर यू। और कहीं ना कहीं बीडीएस में मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे और कुछ करना है, पर यूपीएससी एग्ज़ाम में मुझे काफ़ी फुलफिलिंग प्रोफेशन दिख रहा था वो। तो आई थिंक दैट प्लेड अ पार्ट। अपाला, अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि एक हार्ड प्रोफेशन और एक थोड़ा सा जो थोड़ा आसान हो, लेकिन आपने दोनों ही बहुत ही कठिन चीज़ें अपने लिए चूज़ कर ली। अब उसमें तो क्या ही कह सकते हैं, हार्ड वर्क तो करना ज़रूरी ही है। आई थिंक कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं होता जिसमें हार्ड वर्क नहीं होता। बहुत बार हमें लगता है कि एक बार ये क्लियर हो गया बस फिर चैन ही चैन है, लेकिन हर जगह आपको इक्वल हार्ड वर्क देना ही है, भले वो कुछ भी हो। तो हार्ड वर्क इज़ नॉन नेगोशिएबल। तो इंस्पिरेशन इसके पीछे की क्या रही? क्योंकि ऑब्वियसली आप डेंटल अच्छा खासा अपना कर ही रही थी, लेकिन उसके बावजूद आपने सोचा कि यूपीएससी में ट्राई करते हैं। तो ये सोच कहाँ से आई? इसके पीछे की वजह क्या है? आई थिंक कुछ ऐसे एकदम डिटरमाइनिंग फैक्टर या डिटरमाइनिंग डे नहीं था मेरी लाइफ में। बहुत लोगों का ऐसे चाइल्डहुड ड्रीम होता है, बहुत लोगों के पेरेंट्स का सपना होता है, बट मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। इट जस्ट केम एज अ थॉट एंड इट डेवलप्ड ऑर्गेनिकली। फिर मैंने अपने पेरेंट्स से भी बात की, उन्होंने भी थोड़ा कहा कि जो मन है करने का वो करो। पेरेंट्स ने कभी भी कुछ रोका टोका नहीं। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट इन दैट रिस्पेक्ट। तो बस धीरे धीरे ही डेवलप किया। एंड इवन व्हेन आई गेव माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई वाज नॉट वेरी क्लियर कि ये यूपीएससी एग्ज़ाम क्या है। पहला अटेम्प्ट जनरली जो बच्चे बिना गाइडेंस के होते हैं, वो लोग जनरली अपना पहला अटेम्प्ट ऐसे ही दे देते हैं कि दे के देखते हैं एग्ज़ाम कैसे है। तो मेरा भी पहला अटेम्प्ट ऐसे ही निकला, कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था, ऑप्शनल के बारे में भी आइडिया नहीं था फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो वो धीरे धीरे ग्रो किया, धीरे धीरे डेवलप किया वो थॉट। एंड द मोर आई गॉट इनटू द प्रिपरेशन, द मोर आई रेड, तो मुझे और ज़्यादा फील होने लग गया कि हाँ यही करना है।
क्योंकि कहीं ना कहीं यूपीएससी प्रिपरेशन करते करते आपका दिमाग बहुत खुलता है। आप न्यूज़ पढ़ते हैं बहुत डेप्थ में, आप सोशल इश्यूज पढ़ते हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो वो सब पढ़ के ही मेरा इंस्पिरेशन वहीं से आया, मेरे सिलेबस से। तो अपाला, लेकिन बात करें, क्योंकि आपने अभी तो 2020 में 9वीं रैंक हासिल की, लेकिन उसके पहले की बात कर लें, क्योंकि सक्सेस जो है वो सबको बहुत अच्छे से दिखाई देता है, लेकिन फेलियर जो आपने 2 बार देखा यूपीएससी के प्रीलिम्स में, 2 बार आप प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाई थी, तो वो कैसा फेज था? और कैसे पहली बार की, अगर मैं सबसे पहले पहली बार से शुरुआत करूंगी, पहली बार जब असफलता मिली तो कैसा लगा? क्या लगा कि अब दोबारा मौका देना चाहिए, या उसके बाद आपने और दृढ़ता से काम किया? तो मुझे 2 बार असफलता मिली। तो जब पहली बार असफलता मिली तो ज़्यादा फील नहीं हुआ, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसे ही दे दिया था कि दे के देखते हैं। बुरा डेफिनेटली लगा, लेकिन एक जो होता है अपनी प्रिपरेशन पे क्वेश्चन करना, वो वाला फेज़ नहीं आया था, क्योंकि प्रिपरेशन ठीक से नहीं थी। पर जो फिर 1 साल मैंने तैयारी की और फिर 2019 में एग्ज़ाम दिया प्रीलिम्स का, और वो नहीं निकला, तो तब आई थिंक बहुत सेटबैक था। बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि प्रिपरेशन भी थी। पर मैंने रियलाइज़ किया कि जो इस 1 साल मैंने तैयारी की थी, वो मैंने बिल्कुल भी एग्ज़ाम को समझ के नहीं की थी, और बिल्कुल भी खुद को समझ के नहीं की थी। तो एक तरह से वो आई ओपनर ज़्यादा था। और बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि हम कॉपी करने लग जाते हैं लोगों को, जो भी कोई कह रहा है। अगर लोग कह रहे हैं कि कोचिंग लेना ज़रूरी है तो हम कोचिंग ले लेते हैं। लोग कह रहे हैं कि ओल्ड राजेंद्र नगर में रहना ज़रूरी है तो हम वहाँ जाके रहने लग जाते हैं। और 1 साल मैं भी वहाँ जाके रही, पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब मुझे सूट नहीं कर रहा था। मैं बस भागे जा रही थी और आउटपुट्स नहीं, हाँ, मैकेनिकल तरह से आउटपुट्स नहीं आ रहे थे, और मैं परेशान भी रहती थी। तो मैंने रियलाइज़ किया कि इन चीज़ों को मुझे एक लेसन की तरह लेना चाहिए, और मुझे सीखना चाहिए कि ये चीज़ें रिपीट ना हो अब दोबारा। तो फिर मैं घर आई और मैंने प्रॉपरली 1 साल घर से तैयारी की, और मुझे लगता है वो 1 साल बेस्ट फेज़ था, क्योंकि मैंने एक्चुअल में सिलेबस को समझा। आई थिंक मैंने पहली बार अच्छे से सिलेबस घर आने के बाद ही खोला। पहले 2 अटेम्प्ट तक सिलेबस भी ऊपर से ही देखा था बस। तो आई थिंक थोड़ा लेसन लेना चाहिए अपने फेलियर्स से। तो 2 बार असफलता के बाद आपको दूसरी बार जब ऐसा हुआ कि आप प्रीलिम्स नहीं आपका क्लियर हो पाया, तब आपको लगा कि एक मौका और दे देना चाहिए, या फिर आपको लगा कि अब बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? चूँकि मेरी जो तैयारी रही थी वो ठीक से नहीं हुई थी, बिल्कुल बहुत ही एड हॉक तैयारी थी, और कोई गाइडेंस नहीं था। तो जब गाइडेंस नहीं होता है तो आपको 1 साल तो समझने में ही लग जाता है कि ये एग्ज़ाम का डिमांड क्या है। क्योंकि इतना एक नॉर्मल जो हम देते आते हैं मेडिकल, इंजीनियरिंग, इन सब के एग्ज़ाम्स, वैसा एग्ज़ाम नहीं है यूपीएससी। ये बहुत डिफरेंट एग्ज़ाम है। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे एक अटेम्प्ट ऐसा देना चाहिए जिसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मेरी तैयारी ठीक से हुई हो। मेरा बस यही एक ही एजेंडा था कि मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि मैंने एक अटेम्प्ट अच्छे से दिया। तो आई थिंक वो सेकंड अटेम्प्ट तक हुआ नहीं था, तो मैंने सोचा जो थर्ड अटेम्प्ट होगा वो मेरा बेस्ट अटेम्प्ट होगा। एंड इनफैक्ट यू जस्ट नीड 1 गुड अटेम्प्ट टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। आप एक बेस्ट अटेम्प्ट देंगे और आपका क्लियर हो जाएगा। इट जस्ट डिपेंड्स कि कब आता है वो बेस्ट अटेम्प्ट। तो क्योंकि ये भी कहते हैं कि जब तक आप खुद कन्विंस ना हो तो आप किसी और को कन्विंस नहीं कर सकते। वैसे ही जब तक आपको 2 बार आपने अपने आप को बेनिफिट ऑफ डाउट इसीलिए दिया क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता था कि जितना मैं कर सकती हूँ उतनी तैयारी के साथ मैं नहीं गई थी इस एग्ज़ाम में। जी बिल्कुल। और इवन बहुत सारी चीज़ें सिलेबस के मेरे प्रिपेयर्ड नहीं थे और मैं एग्ज़ाम देने चली गई थी। तो हम लोग बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि विदाउट प्रिपरेशन एग्ज़ाम देने चले जाते हैं प्रेशर की वजह से कि एग्ज़ाम देना ही है, कि ऐसे कैसे नहीं दें एग्ज़ाम। जैसे अभी 3 महीने बाद एग्ज़ाम आ रहा है तो ऐसा लगेगा दे ही देते हैं। तो इस वेब से निकलना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी जगह बहुत मिसनॉमर्स भी हैं कि 3 महीने में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है और अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है तो यू नीड एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ थरो प्रिपरेशन टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट्स वेल। अदरवाइज़ आपकी प्रिपरेशन बहुत सुपरफिशियल रहेगी। और एग्ज़ाम देने के पहले ऑफ कोर्स
अच्छे से पढ़ाई करके देना बहुत ज़रूरी है। पाला, आपने ये कभी सोचा था कि 2 बार असफलता के बाद सीधा 9वीं रैंक आप हासिल कर लेंगे, मतलब रैंक मिलेगी वो भी टॉप 10 में, ये सोचा था? अब इतना ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग भी नहीं आती है, लेकिन डेफिनेटली एग्ज़ाम्स अच्छे हुए थे और फीलिंग आ रही थी कि हो जाना चाहिए। सारे ही फेजेस अच्छे गए थे एंड इस बार मैंने एक्चुअल में दिल से बहुत मेहनत की थी, जो कि शायद पिछली बार लैकिंग थी, तो इसलिए भी थोड़ा लग रहा था कि हो जाना चाहिए सिलेक्शन। तो भरोसा था कहीं ना कहीं अपनी तैयारी पे? मुझे तो कम भरोसा था, आई थिंक मेरे पेरेंट्स को और मेरी मदर को बहुत ज़्यादा भरोसा था, क्योंकि मेरी जो माँ है उन्होंने मेरे रूम में लिख के लगा दिया था कि विद इन 50 रैंक आएगी। तो जिस दिन रिज़ल्ट वाला दिन था उस दिन भी मैं कह रही थी कि ऐसे अपने पेरेंट्स से हम कहते हैं कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, देखेंगे जो आएगा, पर मेरी मॉम बार बार कह रही थी कि नहीं तुम्हारी आएगी रैंक, तुम तैयार हो जाओ, एकदम आएगी अच्छी रैंक। तो आई थिंक मेरे पेरेंट्स को कंटिन्यूअस बिलीव था जो कि रीइंफोर्स हुआ मेरे अंदर। तो अब क्योंकि आपने इंडियन फॉरेन सर्विस चुना, सबसे पहले तो क्यों चुना ये सर्विस? क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो आईएएस की तरफ जाना चाहते हैं या आईपीएस, तो शुरुआती जो प्रायोरिटी लोगों की रहती है वो आईएएस ज़्यादातर रहती है, लेकिन इंडियन फॉरेन सर्विस अपने आप में चुनना? तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि हमेशा से मेरा जो ड्रीम था वो आईएफएस ही था, क्योंकि इंडियन फॉरेन सर्विस एक लौती ऐसी जॉब है जहाँ पे आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा हो, और ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने कंधों पे कि आप हर इंसान के जो डिमांड्स हैं, जो ख्वाहिशें हैं, वो सब आप ग्लोबली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये फैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता था आईएफएस का। और सेकेंडली मुझे लगता है कि बहुत बार बहुत बच्चों के एप्टीट्यूड्स बहुत डिफरेंट होते हैं, बट ये एग्ज़ाम लेबल कर दिया जाता है आईएएस एग्ज़ाम, तो सब लोग अपना फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस ही डाल देते हैं, बिना सोचे कि खुद की पर्सनैलिटी से क्या मैच करता है और खुद का इंटरेस्ट कहाँ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत इंटरेस्ट आता था। इंटरनेशनल रिलेशंस एक ऐसी चीज़ है जो मैं डेली कर सकती हूँ, तो आपकी जॉब वो होनी चाहिए जो आप डेली करना पसंद करें। तो आई थिंक इट्स बेटर टू नो अबाउट द जॉब दैट इट इंटेल्स rather than only thinking about clearing the exam. तो आपका मकसद होना चाहिए कि आपकी जो जॉब है उसमें आप खुश रहें, rather than सिर्फ एक एग्ज़ाम क्लियर हो। तो थोड़ा एक लार्जर पिक्चर देख के मुझे लगा आईएफएस मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरा उस एरिया में, ज़्यादा खुश रहूँगी मैं आईएफएस में। वैसे ये भी सुना है कि आपने जो आईएफएस का चुनाव किया उसके बाद काफ़ी लड़कियां आगे आ रही हैं आईएफएस का चुनाव करने। हाँ, ऐसा मुझे बहुत खुशी होती है ये देख के कि इतने सारे एस्पिरेंट्स का मेरे पास मैसेज या कॉल आता है कि मैम हम भी आईएफएस भरना चाहते हैं अभी, स्पेशली गर्ल्स का। तो आई थिंक एक हेजिटेशन जुड़ा हुआ था आईएफएस के साथ अब तक। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं आईएफएस को लेके कि आईएफएस में आप बाहर ही चले जाएंगे, विदेश में ही रहेंगे, इंडिया आने का मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारी 2 पोस्टिंग्स अब्रॉड होती हैं, फिर एक पोस्टिंग इंडिया में दिल्ली होती है, एंड आप जितने टाइम चाहें आप दिल्ली रह सकते हैं। और दिल्ली में बहुत सारे पोस्ट हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तो है ही, उनके साथ में 4-5 डिविजन्स हैं। आप चाहें तो अपने स्टेट में भी वर्क कर सकते हैं, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसेज में, एंड इवन स्टेट डिपार्टमेंट्स में आईएफएस ऑफिसर्स पोस्ट होते हैं इफ़ यू डोंट वांट टू वर्क अब्रॉड। तो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक ये सब जो मिसकंसेप्शंस क्लियर होते हैं उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, एंड बहुत अच्छी बात है कि लड़कियां आगे बढ़ रही हैं इस प्रोफेशन में। क्योंकि आज हम थोड़े स्टीरियोटाइप्स भी तोड़ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आईएएस आईएफएस किस तरह का चुनाव लोग अक्सर करते हैं आईएएस का, लेकिन आईएफएस को लेकर अब काफ़ी रुचि देखी जा रही है। इसके अलावा ओल्ड राजेंद्र नगर की आपने बात की, एक बड़ा ऐसा एक पर्सपेक्टिव है कि वहीं जाकर पढ़ना चाहिए, तो उस पर क्या कह रहे हैं कि वहाँ जाकर ही पढ़ाई होती है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी अच्छे से पढ़ाई घर आकर ही हुई थी। जब क्या हुआ कि जब मैंने 2019 का प्रीलिम्स दिया, तो उसके बाद जब मेरा जिस दिन नहीं हुआ सिलेक्शन, उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं ओल्ड राजेंद्र नगर से घर शिफ्ट करूँगी। और जिस मोमेंट रिज़ल्ट आया शाम को, उसके 2 घंटे के अंदर ही मैंने अपने सारे बैग्स पैक कर लिया और मैं बैग्स पैक करके घर आ गई, और फिर मैंने कहा अब मैं घर से पढ़ूँगी। तो आई थिंक वो मेरी लाइफ का बहुत अच्छा डिसीजन रहा।
इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन. अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते हैं तो ओल्ड राजेंद्र नगर इज़ ऑल्सो फाइन, बट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू. कुछ ऐसा नहीं है कि यही करना ही करना है. आप अपने हिसाब से करिए जो भी आपको ठीक लगे. इसके अलावा, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे बात की, आपकी यूपीएससी में आने की इंस्पिरेशन क्या आपके माता पिता से आती है? क्योंकि आपके पिताजी और आपके भाई भी आर्मी से जुड़े हुए हैं. घर से तो डेफिनेटली इंस्पिरेशन आता ही है. एक तो घर में चूँकि पापा आर्मी से हैं तो थोड़ा डिसिप्लिन्ड एटमॉस्फेयर भी रहता है बचपन से ही, और मदर मेरी प्रोफेसर हैं और ऑथर भी हैं, तो बुक्स का एक एटमॉस्फेयर रहता है. रीडिंग हैबिट आई थिंक बचपन से मम्मी के कारण बनी रही, तो डेफिनेटली घर से इंस्पिरेशन तो आता ही है. तो आपकी मम्मी से आपको रीडिंग हैबिट्स और इस तरह की चीज़ें आपको सीखने को मिली. आपके पिताजी और आपके जो भाई हैं वहाँ से कहीं ना कहीं सेवा भाव की जो आप में भावना थी वो ज़रूर रही. बिल्कुल बिल्कुल. तो एक सवाल मेरा ये भी अपाला कि कई बार स्टूडेंट्स बड़ी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बड़ा एग्जाम है, टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड से कहते हैं, तो प्रिपरेशन के टाइम बड़ी टेंशन ले लेते हैं, ब्रेक्स नहीं लेते कई बार. तो आपका उनको एडवाइस क्या रहेगा कि ब्रेक्स टाइम टू टाइम लेना चाहिए प्रिपरेशन के साथ साथ? हाँ, ये आपने बहुत सही सवाल पूछा है. इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रहती है कि आप इतना स्ट्रेस्ड होते हैं, इतना ओवरबर्डनड होते हैं, सिलेबस इतना ज़्यादा है, एंड जो फ्रूट्स होते हैं, जो सक्सेस होती है वो बहुत डिलेड होती है, वो इमीडिएटली नहीं मिलती है. तो इसमें आपको अपने आप को एक संतुलित तरह से चलना ज़रूरी है. तो आई थिंक ब्रेक्स आप कह रहे थे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. मैंने भी जब घर आई और मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो ऐसे मैंने अपनी मम्मी के साथ डिसाइड किया कि हम कभी हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार जाएंगे पास में कॉफ़ी पीने. तो मुझे कोल्ड कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है, तो हम लोग जाते थे और पास में एक कैफ़े में, और आधा 1 घंटा मैक्सिमम बैठते थे, कॉफ़ी पीते थे, बातचीत करते थे. तो वो एक बहुत अच्छा रिवाइंडिंग टाइम हो जाता था. सिंस मैं घर पे थी तो आसपास फ्रेंड्स वगैरह नहीं थे, तो मम्मी के साथ जाती थी. और बहुत बार फिज़िकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी होता है. हमें लगता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी का टाइम नहीं निकल पाएगा, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है निकालना. तो मैं अपने फादर के साथ टेबल टेनिस खेलती थी, तो वो एक काफ़ी अच्छा स्पोर्ट्स का टाइम जाता था फिज़िकल एक्टिविटी का. आई थिंक उससे थोड़ा ब्रेन स्टेबल रहता है, आपकी टेंशन कम होती है, एंड थोड़े टाइम आप थोड़े खुश रहते हैं. तो कुछ ना कुछ करना चाहिए ऐसा. टेंशन को कैसे दूर रखें? क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप नर्वस तो होंगे, आप टेंशन आपको होगी कि इतना बड़ा आपको एग्ज़ाम देना है, हो पाएगा या नहीं, और वो भी आपके साथ 2 बार प्रीलिम्स जब आपके नहीं निकल पाए, नहीं क्लियर हो पाए, तो किस तरह आपको भी ज़रूर टेंशन रही होगी. आई थिंक टेंशन तो होती ही है किसी को भी, पर यही है कि खुद पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, खुद को समझाना बहुत ज़रूरी है. एक और बात मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत परफेक्ट इमेजेस अपने दिमाग में रख लेते हैं और बहुत ही आइडियल सिनारियोज, परफेक्ट सिनारियोज एक्सपेक्ट करते हैं. जैसे हमारा डे परफेक्ट होना चाहिए, हमारा सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए. तो इस कारण हम खुद पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इनकलकेट कर देते हैं, जिसकी वजह से और टेंशन होती है. तो हमें समझना चाहिए कि अपनी पेस पे चलना है, अपने हिसाब से चलना है, जो सूट करे वो करना है और खुश रहना है बेसिकली, और बाकी अपना 100% देना है. जो रिज़ल्ट होएगा वो देखा जाएगा, लेकिन अपनी मेहनत करते रहना है. वैसे क्योंकि आपने रिज़ल्ट की बात की, रिज़ल्ट के दिन पर किस तरह का टेंस सिचुएशन आपकी भी थी और जनरली कैसा कुछ रहता है? तो रिज़ल्ट के दिन सुबह से ही हो रहा था रिज़ल्ट आएगा रिज़ल्ट आएगा, पर रिज़ल्ट आ नहीं रहा था. तो यूपीएससी में काफ़ी स्पेकुलेशंस लगे रहते हैं. कोई कहता है 2 बजे आएगा, कोई कहता है 3 बजे आएगा. तो मैंने सोचा कि मैं इस सब को अवॉइड करने के लिए अपना फ़ोन ऑफ़ करके मैंने अपने कमरे में रख दिया था. और मैंने सोचा था अगर अच्छा रिज़ल्ट आएगा तो मुझे पता लग कहीं ना कहीं से पता लग ही जाएगा या तो मीडिया आ जाएगा घर पर. हाँ, तो बस वही इरादा था मेरा. तो मैंने फ़ोन ऑफ़ करके रख दिया था. मुझे तो थोड़ा एंशियसनेस हो रही थी, पर जैसा मैंने कहा मेरी मदर बहुत पॉजिटिव थी. उन्होंने पूरा एकदम 100% मुझे कह दिया था कि तैयार हो जाओ, तुम्हारा बहुत अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है. तो पर फिर भी मैं मान नहीं रही थी, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको तो डाउट्स रहते ही हैं. पर हुआ ये कि फिर अचानक से
डोरबेल बजी और एक फ्रेंड आया था, एक नेबर आया था, उन्होंने कहा कि अरे सिलेक्शन हो गया, 9th रैंक आई है। और फिर तो लोग आते गए तो आपको किसी और से ये बात पता लगी? जी, जो जैसा मैंने सोचा था कि फ़ोन ऑफ करके अंदर रख दिया, तो वही एग्जैक्टली वही हुआ। मुझे किसी और के थ्रू ये पता लगा, बाकी नेबर्स, मीडिया वाले, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले, बहुत लोग आने लग गए। तो इट वाज अ गुड डे ओवरऑल। तो आपकी माताजी ने पहले ही कह दिया था कि अंडर 50 रैंक आपकी आएगी, तो ऐसा क्या आपने कुछ कैलकुलेशन लगाई हुई थी पहले से? नहीं, वो मदर्स इंट्यूशन कह सकते हैं उसको। हाँ, वो तो कभी मम्मी गलत को नहीं सब पता होता है। और लास्ट में इसी बारे में बात करूंगी कि माँ बाप का किस तरह रोल रहता है आपकी पूरी जर्नी के थ्रू आउट, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आपके माता पिता आपको किसी भी चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल डट कर किसी भी चीज़ का सामना कर सकते हैं। जी, ये बिल्कुल सही बात है। आई थिंक पेरेंट्स का सपोर्ट इस एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम एक मेंटल टोल लेता है बहुत ज़्यादा, और आपको कोई सेफ स्पेस चाहिए होता है, आपको एक सिक्योरिटी चाहिए होती है, एट इमोशनल लेवल भी, इकोनॉमिक लेवल भी, हर तरह से। तो आई थिंक अगर आप फॉर्चुनेट हैं कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी लूज़ नहीं करनी चाहिए, आपको अपने हार्ड वर्क पे फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी बिग ब्लेसिंग। तो मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, ये बहुत बड़ा फैक्टर था मेरी सक्सेस में, डेफिनेटली। तो अपाला, न्यूज़ तक से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे अपाला मिश्रा को, जिन्होंने 2 बार यूपीएससी में असफलता झेल कर भी तीसरी बार में न सिर्फ 9वीं रैंक हासिल की, लेकिन इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा नंबर भी स्कोर किए। तो इनकी जर्नी आपने सुनी, समझी, किस तरह के उतार चढ़ाव रहते हैं, किस तरह हमने अपाला से बातचीत पे कुछ स्टीरियोटाइप्स भी तोड़े। राजेंद्र नगर जाकर पढ़ना चाहिए या नहीं, आईएएस का ही चुनाव करना चाहिए या नहीं, सब कुछ आपने जाना अपाला से। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ तक।